Hello everyone, we are going to start with another lecture of management accounting, and in this lecture we are going to mainly deal with the concept of reapportionment because that we have already discussed in our class, but there are a few other complications as well. So that's basically what we are going to discuss in this session. So a company is having two production departments, right? A company is having, let's start with this question. A company is having two production department and two service department. Service department, we all know that these are those divisions which are not manufacturing the product, but they are providing their services to the production department. And whenever you see any service department in the question, it's your responsibility to distribute its overheads among all production department and or maybe to other divisions depending upon the situation. अच्छा, PD1 दिया हुआ है, PD2 दिया हुआ है, दो प्रोडक्शन हो गए, स्टोर और कैंटीन, ये दो आपके सर्विस सेंटर्स हो गए। एलोकेटेड ओवरहेड्स उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया है, फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस दिया है, उसका टोटल दिया हुआ है, मशीनरी इंश्योरेंस उसका टोटल दिया हुआ है और सुपरवाइजर सैलरी उसका उसने टोटल दिया हुआ है। तो सारी फिगर्स का उसने टोटल दिया हुआ है। तो जिन जिन फिगर्स की टोटल फिगर गिवन है उन सारी फिगर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन में मशीन वैल्यू दी हुई है उसने, फ्लोर एरिया दिया हुआ है, वर्कर्स दिए हुए हैं, रिक्वेजिशंस दिया हुआ है, लेबर आवर्स दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट ऑफ PD1 एंड PD2, राइट। टोटल ओवरहेड्स आपको कैलकुलेट करने, और टोटल ओवरहेड्स का मतलब है कि एलोकेशन भी, अपोर्शन भी, अपोर्शनमेंट भी और रीअपोर्शनमेंट भी, राइट। तो सबसे पहले तो हम एलोकेटेड ओवरहेड्स ले लेते हैं। एलोकेटेड ओवरहेड्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से। सो 50,000 के P1 में है, 90,000 के P2 में है, now it's 90,000 and just a second, I'm getting confused, so let's try to format it. Okay, so 90,000 स्टोर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स 20,000 है और कैंटीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स 10,000 है, राइट। तो ये तो हमने एलोकेशन कर दी। अच्छा, अपोर्शनमेंट में हम क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट में बेसिकली हम फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस ले लेंगे। रेंट एक्सपेंस जो है, ठीक है, रेंट, अच्छा, रेंट एक्सपेंस को करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं। देखिए, रेंट एक्सपेंस जो है वो पहले रेंट एक्सपेंस देखिए, रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 40,000 का रेंट एक्सपेंस है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 40,000 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लोर एरिया से। उप्स, फ्लोर एरिया गिवन नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये फ्लोर एरिया में 4,000 है, 1,500 है, 500 है और ये 5,000 है। टेक्निकली तो उसको 500 होना चाहिए क्योंकि कैंटीन डिपार्टमेंट बनना पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ अभी। 1,500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। ये है फिर 5,000 दिया हुआ है, बट इसको हम 500 ले लेते हैं क्योंकि 5,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो रेट जो आ रहा है वो 6.15 आ रहा है। अब 1 मीटर स्क्वायर का ये रेट है, सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर का ये रेट है, मल्टीप्लाई बाय फ्लोर एरिया, यहाँ का फ्लोर एरिया है 4,000, राइट। फिर सेम रेट हम लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फ्लोर एरिया से विच इज़ 1,500, देन फिर सेम रेट हम लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, एंड देन सेम रेट मल्टीप्लाई बाय 500, राइट। तो ये हमने ओवर रेंट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, जो दूसरा एक्सपेंस है दैट इज इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी जो है ये हो जाएगा आपका, इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस है 60,000 का, डिवाइडेड बाय मशीन वैल्यू से डिवाइड होगा। मशीन वैल्यू का टोटल जो है वो तकरीबन 200,000 है, ठीक है। तो दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय 120,000 क्योंकि मशीन वैल्यू PD1 में 120,000 की है, and then the same figure will be multiplied with 80,000, ठीक है।
अच्छा जी, फिर उसके बाद बारी आएगी फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी की। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी जो है वो हो जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का टोटल यहाँ पे गिवन नहीं है तो चलिए कर लेते हैं। 80 प्लस 140 प्लस 20 प्लस 10, so ठीक है। Now 120 will be multiplied with 80, and same 120 will be multiplied by 140, and same 120 will be multiplied by 20, and then same 120 will be multiplied by 10, right? This is basically supervisor salary. Now we can calculate total of allocated and apportion overheads. ठीक है भाई, तो इन सब का हम टोटल कर लेते हैं इज इक्वल्स टू सम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फिगर टिल दिस फिगर, और हम इसको यहीं से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने टोटल ओवरहेड्स निकाल लिए एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर, तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद हमें करनी है रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, अच्छा रीअपोर्शनमेंट ही असल मुझे करवाना था, तो इस पर थोड़ा सा रुक के मैं बात करूंगी। देखिए, पहले तो आप ये देखें कि सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। सर्विस डिपार्टमेंट S1 है और कैंटीन है। ठीक है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ये कहा था कि देखें भाई, आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। पहला ऑप्शन तो जो इजीएस्ट ऑप्शन है वो तो ये है कि वो आपको ये बता दे कि भाई हम जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो परसेंटेजेस की बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेजेस की बेसिस पे अगर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो वो तो सबसे आसान है। 70% उसका, 30% इसका, 60% उसका, 40% इसका। The second option is if overheads are distributed on the basis of ratios. So ratios P we can I think manage. The third category, the third situation is when examiner will not tell you anything, any percentage, any ratio of overhead, and you have to identify how to distribute it, right? You have to figure out certain way to do that. और उसको करने के लिए फिर हम कोई ना कोई बेस यूज करते हैं। बेस चूज करने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, तो इस क्वेश्चन में आपको स्टोर डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। अब स्टोर डिपार्टमेंट को देखते हुए एक चीज़ ज़रा आइडेंटिफाई करें कि इन सारे डिविजन्स में, इन सारे एक्टिविटी लेवल्स में स्टोर डिपार्टमेंट किस बेसिस पे अपने ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब स्टोर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को हम किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें फिगर आउट करनी है। तो अब देखें, यहाँ पे मेरे पास मशीन वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास फ्लोर एरिया है, यहाँ पे मेरे पास वर्कर्स हैं, रिक्विजिशंस हैं, लेबर आवर्स हैं, मटेरियल कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे गिवन है। तो जो बेस्ट ऑप्शन अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम रिक्विजिशंस की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हम उसको रिक्विजिशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट? सो स्टोर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर कैंटीन की कॉस्ट है। कैंटीन की कॉस्ट ज़रा पॉज करके वीडियो चेक करें, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, वर्कर्स के ऊपर, राइट? सो नंबर ऑफ वर्कर्स उसने दिया हुआ है, बिकॉज जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना ज़्यादा कैंटीन का एक्सपेंडिचर होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलें बेस तो समझ में आ गई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या हमें इस चीज़ को देखना है कि इसकी सीक्वेंस मैटर करेगी या नहीं करेगी। क्या ये ज़रूरी है कि मैं कटिंग को पहले डिस्ट्रीब्यूट करूं या स्टोर को पहले सॉरी कैंटीन को पहले डिस्ट्रीब्यूट करूं, स्टोर को पहले डिस्ट्रीब्यूट करूं, या किसी को भी पहले डिस्ट्रीब्यूट करने से काम हो जाएगा। ठीक है, इस बात का जवाब इस चीज़ से इस बात का जवाब ये है कि देखें, आप सबसे पहले ये एनालाइज करें कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट किसके लिए कितना काम कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक सिचुएशन हम लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे स्टोर डिपार्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आपने सर्विस डिपार्ट आपके पास चार डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, राइट। आपके जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो हैं तकरीबन 50,000 P1 में, 80,000 P1 में, 100,000 P2 में, 30,000 S1 में और 18,000 S2 में। ठीक है। अब सपोज एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सॉरी आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट है, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो P1 को भी कॉस्ट दे रहा है, वो P2 को भी कॉस्ट दे रहा है, लेकिन जो SD2 है वो P1 को भी कॉस्ट दे रहा है, वो P2 को भी कॉस्ट दे रहा है और वो SD1 को भी कॉस्ट दे रहा है। सो SD1 इज एक्चुअली वर्किंग फॉर P1 एंड P2 एंड SD2 इज वर्किंग फॉर ऑल डिविजन्स। तो अगर ये केस है तो बेहतर है कि पहले हम SD2 को डिस्ट्रीब्यूट करें एज कम्पेयर विद SD1। अब सवाल ये आता है क्यों? उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखिए, जब आप SD2 की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मैंने जल्दी-जल्दी में मैंने देखा भई SD1 पहले है, इसकी पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे, 13,000 18 इसको 20 कर लें। कुछ 5,000 के ओवरहेड्स यहाँ चले गए और सॉरी 30,000 में 10,000 के ओवरहेड्स यहाँ चले गए और SD1 जो है वो P2 के लिए भी काम कर रहा है। तो तकरीबन 10,000 के ओवरहेड्स यहाँ आ गए। ठीक है, इसके ओवरहेड्स आपने ख़त्म कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही डिविजन्स के लिए काम कर रहा है। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 के साथ मसला ये है कि ये P1, P2 और S1 तीनों के लिए काम कर रहा है। तो जब आप सर्विस डिपार्टमेंट 2 में आएँगे ना, जब आप 2 की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसके ओवरहेड्स हैं 18,000 के। 18,000 में से सपोज़ 10,000 यहाँ चला गया, 5,000 यहाँ आ गया और चूँकि ये SD1 के लिए भी काम कर रहा है, तो SD1 को भी 3,000 के ओवरहेड चले जाएँगे। तो होगा क्या, होगा ये कि जिस ओवरहेड को ऑलरेडी हम ज़ीरो कर चुके थे, उसके पास दोबारा से 3,000 के ओवरहेड्स आ जाएँगे। तो इसके लिए बेहतर ही और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको 3,000 को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि पहले हम उस डिवीज़न की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें जो सबको कॉस्ट दे रहा है, ठीक है? तो उससे हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। आंसर सेम आएगा लेकिन स्टेप कम हो जाएगा, सॉरी। तो अब ज़रा इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रिक्विजिशंस हैं वो P1 के पास जा रही हैं और P2 के पास जा रही हैं, राइट? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इधर। जो रिक्विजिशंस हैं वो P1 में जा रही हैं और P2 में जा रही हैं। इसका मतलब स्टोर इज वर्किंग फॉर P1 एंड P2। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्कर्स हैं वो P1 में भी हैं, वर्कर्स P2 में भी हैं, वर्कर्स SD1 में भी हैं और वर्कर्स कैंटीन में भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैंटीन जो है वो अपनी सर्विसेज सबको दे रहा है। ठीक है, खाना ये सब खा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो कैंटीन डिवीजन है वो अपनी कॉस्ट P1 को भी दे रहा है, वो अपनी कॉस्ट P2 को भी दे रहा है, वो अपनी कॉस्ट SD1 को भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निकली हमें कैंटीन की करनी चाहिए। ठीक है, तो कैंटीन की डिस्ट्रीब्यूशन हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे स्टोर की। अच्छा, लेकिन इस कहानी में भी एक छोटा-सा मसला है। वो मसला ये है कि देखिए, स्टोर डिपार्टमेंट जो अपनी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, कोई भी सिचुएशन हो, अगर कभी भी आपके बेस में नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाते हैं ना, तो वर्कर्स का मतलब ये है कि अब वर्कर्स तो हर डिवीजन में है। तो कैंटीन अपनी कॉस्ट P1 को देगा, P2 को देगा, S1 को तो देगा। ये अपने 10 वर्कर्स का क्या करेगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रीअपोर्शनमेंट में असल पर्पस ये होता है, असल मकसद ये होता है कि अब हम अपने ओवरहेड्स को बाकी डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और बाकी डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने ओवरहेड्स को ज़ीरो कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम कैंटीन के ओवरहेड्स को बाकी डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कैसे करना है आपने, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अब जब कैंटीन की डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे ना, तो आप 14,276 के ओवरहेड्स लेंगे और आप उसको डिवाइड करेंगे उन नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ जो आपके डिवीजन के अलावा बाकी डिविजन्स को बिलोंग कर रहे हैं। यानी 80 से डिवाइड होगा, प्लस 140 प्लस 20। ठीक है, 10 हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैंने 10 डिनोमिनेटर में लिया
तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 को कॉस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में लेने का मतलब है हम कैंटीन डिपार्टमेंट अपने वर्कर्स को भी कॉस्ट दे रहा है, और अगर वो अपने वर्कर्स को भी कॉस्ट देगा तो फिर कैंटीन की कॉस्ट ज़ीरो नहीं हो पाएगी, और ज़ीरो करना असल मेरा पर्पस है। तो इस वजह से 10 को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस फिगर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 80, फिर दिस फिगर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 140, फिर यही फिगर मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 के साथ। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मेरे सारे जितने भी ओवरहेड्स थे, अगर आप इन तीनों को प्लस कर लें तो ये ओवरहेड सारे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कैंटीन के ओवरहेड्स को यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस 14276। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गए। अच्छा, ज़ीरो ही हो गए तकरीबन। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखिए कैंटीन स्टोर के टोटल ओवरहेड्स कितने हो गए। स्टोर के ओवरहेड्स एक तो ये हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो स्टोर डिपार्टमेंट की टोटल ओवरहेड्स रहेंगी 25,476 प्लस ये फिगर। ठीक है, तो यूं समझें कि स्टोर डिपार्टमेंट एक तो अपने ओवरहेड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कुछ ओवरहेड्स कैंटीन की तरफ से भी मिल रहे हैं, तो वो कैंटीन की भी कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके टोटल ओवरहेड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम कैंटीन के ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैंटीन के ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि ये कैंटीन के ओवरहेड्स हैं, सॉरी, ये कैंटीन के ओवरहेड्स हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल रिक्विजिशंस के साथ। अच्छा, जो रिक्विजिशंस हैं, वो रिक्विजिशंस जो हैं वो हैं तकरीबन 800 रिक्विजिशंस और 2200 रिक्विजिशंस। ये रिक्विजिशंस तकरीबन 1000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय 800 एंड द सेम फिगर विल बी मल्टीप्लाइड विद 200। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 266,667.7, ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद टोटल ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे, टोटल ओवरहेड्स हो जाएंगे स्टोर डिपार्टमेंट PD1 के हो जाएंगे स्टोर की रीअपोर्शनमेंट, कैंटीन की रीअपोर्शनमेंट और इसके अपने ओवरहेड। ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा, दिस फिगर प्लस दिस फिगर प्लस दिस फिगर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने टोटल ओवरहेड्स निकाल लिया। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने असल मसला आया था रीअपोर्शनमेंट में। रीअपोर्शनमेंट जब हम कर रहे थे तो हमने पहले तो देखा दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो जहन में एक सवाल आया कि भाई पहले किसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करती है, सीक्वेंस मैटर करता है या नहीं करता। तो फिर हमने देखा कि भाई उसके लिए हमने चेक किया कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है जो सबको कॉस्ट दे रहा है। तो जो डिपार्टमेंट सबको कॉस्ट दे रहा है हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही करते हैं, और अगर हम ना करें दूसरे डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि तीसरे पॉइंट पे हमने ये देखा कि चूंकि कैंटीन डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड्स वर्कर्स की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वर्कर्स तो हर डिवीजन में कैंटीन में भी हैं, तो हमने कैंटीन की डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उसके अपने वर्कर्स को इग्नोर कर दिया, इसलिए क्योंकि अगर वो 10 को भी कंसिडर कर लेते तो कैंटीन में कॉस्ट चली जाती है, और कैंटीन में कॉस्ट देने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि कैंटीन अपनी कॉस्ट बाकी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल ओवरहेड्स हो गए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो हो गया पहला पार्ट, अब हमें सेकेंड पार्ट में करना है। सेकेंड पार्ट में हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा मसला जो था इस क्वेश्चन में वो OAR के ऊपर था। अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में अब तक हमने पढ़ा है कि जी मशीन आवर्स होता है, लेबर आवर्स होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, यही पढ़ा है मैंने। लेकिन ये जो तीन हैं ये कहलाती हैं नॉन कॉस्ट बेसिस। ठीक है, इसके अलावा चार कॉस्ट बेसिस भी हैं मज़ीद। ये आप अपने उसमें ओवरहेड्स के वो देखिएगा, स्लाइड्स देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, मैं वैसे भी बता देती हूँ। यहाँ पे तीन चीज़ें और हैं। हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मतलब OAR निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेसिस पे OAR निकाल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट की बेसिस पे OAR निकाल सकते हैं।
और कन्वर्जन कॉस्ट की बेसिस पे OAR निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो 4 बेसिस हैं ये दोनों चूँकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ मशीन आवर्स हैं और नंबर ऑफ़ लेबर आवर्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या दिया देखिए, यहाँ पे उसने कहा कि जी कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। PD1 एब्जॉर्ब ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है। ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि अक्सर बच्चे फिर इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। उनको लगता है कि यार मतलब वो या तो स्लाइड में इग्नोर कर देते हैं या उनको लगता है कि नहीं यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो करवा देना क्लास में बेहतर है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेसिस पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है और PD2 जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग दी OAR। अच्छा, OAR की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ओवरहेड्स तो आ गए। अब हमें एक्टिविटी लेवल डिसाइड करना है। एक्टिविटी लेवल जो है वो अगर एक्टिविटी लेवल अगर PD1 है तो PD1 में हमें कंसिडर करना है मटेरियल कॉस्ट तकरीबन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है यहाँ पे दी है 2,50,000 की। तो 250,000 की मटेरियल कॉस्ट है और OAR हो जाएगा ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, 0.6 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे अच्छा सेकेंड सिचुएशन में उसने खुद बता दिया कि जी लेबर जो सेकेंड डिवीजन का रेट है वो लेबर आर की बेसिस पे निकलेगा। तो वी विल डिवाइड 153,000 विद द नंबर ऑफ लेबर आवर्स। नंबर ऑफ लेबर आवर्स तकरीबन 15,000 है तो हम उसको 15,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये रेट आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रेट भी निकाल लिया। अच्छा, अब हमें सी पार्ट करना है बिकॉज यही मसला है ना कि जी OAR क्या करना है, OAR कहाँ यूज़ होगा। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमें चाहिए होती है प्राइम कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब इस पार्ट सी को ज़रा पढ़ें, देखिए क्या दिया हुआ उसने। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट AB whose prime cost is around $40, out of which $10 are related to direct material cost. The product is expected to consume 2.25 labor hours in PD2, right? तो प्राइम कॉस्ट को तो मसला नहीं है, वो तो उसने 40 दे दिया है। अच्छा, ओवरहेड पर ओवरहेड्स के लिए हम सबसे पहले लेंगे PD1 के ओवरहेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड्स। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का जो रेट हमने निकाला है वो निकाला है 0.6। आप उस 0.6 को इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि भाई $1 का अगर लेबर का एक्सपेंडिचर है तो हम $0.6 के ओवरहेड्स उस डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे। ठीक है, या आप उसको यूँ समझ लें कि अगर ये चलें इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, या तो इसको तरीका इसका एक और भी लिखने का ये होता है कि हम इसको नंबर्स में नहीं, रेशो में नहीं, परसेंटेजेस में लिख लेते हैं अक्सर। सॉरी, तो अगर मैं इसी फिगर को मल्टीप्लाई कर लूँ 100 से तो ये मुझे दे रहा है कि जी जो मेरी कॉस्ट है वो 58.5% है मेरे उसका लेबर कॉस्ट का। ओवरहेड्स आर 58.5% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेट मी ट्राई टू ब्रिंग, ठीक है, ओके। सो इट्स अराउंड 59%, 58.9 समथिंग परसेंटेज था। तो इट्स 59 पॉइंट, यार ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। और इसको हम शो कर रहे हैं पर 59 को हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाके इसको हम, हाँ ये तकरीबन 58.52% है आपकी टोटल कॉस्ट का, यानी ओवरहेड्स आर 58.52% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में क्या होगा, प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड्स हम कितने देंगे। देखिए, ओवरहेड्स आर 58.2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सॉरी यार, ये मटेरियल कॉस्ट का है, मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड किया हमने। So what we will do, we will multiply this 58.2% with this $10। 10 कहाँ से आ रहा है, 10 ये आ रहा है क्योंकि $10 जो है वो एक्चुअली PD1 के डायरेक्ट मटेरियल से रिलेट कर रहा है। उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का जो OAR है वो है $10.2 पर लेबर आवर।
फिर मल्टीप्लाई इट विथ 2.25 लेबर आवर्स। मेरे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी सम ऑफ दिस फिगर टिल दिस फिगर। ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है। तो बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर उसने कहीं पे मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट एज अ बेस चूज़ कर रहा है, तो हम जैसे हम लेबर आवर से डिवाइड करते हैं वैसे ही हम उसकी कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो भी हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर कॉस्ट $10 है तो लेबर कॉस्ट $10 है, तो हम रेशो को $10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। परसेंटेज मैंने इसलिए यहाँ पे शो किया है क्योंकि चूंकि ये रेशो है तो अक्सर जगहों पे उसको परसेंटेज में लिख देते हैं, बस लिखने का तरीका है कार है। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि शाब्द लतीफ़ भिटाई की छुट्टी आ गई तो हम उसको नहीं कर पाए। तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल में आप लोगों के जो हैंड आउट है LMS पे उस पे ये वाला क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।